हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल टारगेट ऑल एग्जाम में। आज हम एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि क्लास में आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो में आपके लिए लाने में। तो आइए जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य का विकास कैसे हुआ, इससे पहले हमने जैसे आपको बताया, इससे पहले हमने जो पढ़ा था गुप्त साम्राज्य से पहले हम पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद जो है कि अशोक सम्राट के बारे में हमने अच्छे से जाना है। और इन सब के बाद अब आए हैं हम गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का उदय जब हुआ था तो उससे पहले जितना उस गुप्त साम्राज्य तक आते आते माना गया कि गुप्त साम्राज्य सबसे विशालतम साम्राज्य था। अब तक जहाँ तक गुप्त साम्राज्य तक पहुँचे थे वहाँ तक गुप्त साम्राज्य का विशालतम साम्राज्य को माना गया है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करें तो यह स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किसी द्वारा? श्रीगुप्त द्वारा, जिन्होंने अपना कार्यकाल 240 ईस्वा पूर्व से 280 ईस्वा पूर्व तक किया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी उपाधि जो ली थी, इनकी उपाधियों के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो श्रीगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? महाराजा उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके एक पुत्र थे घटोच। कौन थे? घटोच। जो घटोच प्रथम थे, यही इनके बाद जो है कि वो बनने चाहिए थे इनके उत्तराधिकारी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये राजा न बन पाए। और इनके बाद जो है कि कौन बन गए? चंद्रगुप्त प्रथम राजा बन गए थे इनका। और इसी गुप्त साम्राज्य को कहा गया है इतिहास का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर ही सोने के सिक्कों का प्रचलन था और सोने से ही सिक्कों से ही पढ़ा लिखा जाने लगा, लेखों के बारे में, स्वर्णों के बारे में, लेखों के बारे में। और हमको सब गुप्त साम्राज्य के बारे में जहाँ से जानकारी मिली, लेखों से। तो लेख जो सोने के सिक्कों पर जो लेख बने थे उनसे भी हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। इस वजह से इसको स्वर्ण युग भी भारतीय इतिहास का कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में, स्रोतों के बारे में, कहाँ से हमको इसका मिला था। तो आप मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख के नहीं लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब गुप्त साम्राज्य के स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत, लेख स्रोत और कुछ रचनाएं हैं, उनसे हमें इसके स्रोतों के बारे में प्राप्ति मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में जैसे देवप्रंचयान और जो है मुद्राज और कालिदास की कुछ कविताएं थीं, कहानियाँ थीं और रचनाएं थीं, जिनमें जो है कि गुप्त साम्राज्य का मिलता है वर्णन। ठीक है, और इनमें जैसे देवप्रयाग सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, लेखों के बारे में बात करें तो प्रयाग प्रस्थ लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन मिला है। और उसके बाद जो है कि मुद्राज लेख रहा था और काफ़ी प्रमुख जो लेख थे ये जो मैंने आपको बता दिए। और जो है कि सिक्कों के बारे में से इनके बारे में हमको वर्णन मिलता है। जैसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तस्वीर मिली, जिससे समुद्रगुप्त बीड़ा का संगीत प्रेमी था, इसीलिए उसने उनको बीड़ा बजाते हुए तस्वीर बनाई थी। तो ये क्लास आपको UP SSC पैट और जो है कि UPSI दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो मैंने एक टॉपिक लेके आया गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके सामने इसी वीडियो में होंगे, जो केवल मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। तो बने रहिए ज़रूर मेरे साथ केवल और केवल 10 मिनट तक। ठीक है, तो मैंने श्रीगुप्त को बताया, आपको 240 से 280 तक रहा। उपाधि इन्होंने महाराजा की प्राप्त की। इनका पुत्र था घटोत्कच प्रथम और इसी काल को क्या कहा गया? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो राजा रहे थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो आइए हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ जानकारियां इंपॉर्टेंट हैं जो जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना गया है। साम्राज्य
गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। उससे पहले श्रीगुप्त साम्राज्य के रहे थे, लेकिन ज़्यादा विकसित जो है कि साम्राज्य को जिसने किया वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम की वजह से इसको क्या माना गया, इसको वास्तविक संस्थापक माना गया, ठीक है। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। इसको प्रख्यात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। यहीं के यहीं इसी ने जो राजा रानी के सिक्का थे उनको प्रचलित किया था। राजा रानी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसी ने सोने के सिक्कों का प्रारंभ किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रचलन यही लेके आया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसने जो उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसने महाराजा धीराज की जो है कि उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 3 मिले हैं जो आपसे चंद्रगुप्त प्रथम से पूछेगा। पहला, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। वास्तविक संस्थापक, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इससे आगे गुप्त साम्राज्य में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो कृपया मेरी बातों को अच्छे से समझें और ध्यान दें, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको पूछने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बनेगा तो केवल ये पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं गुप्त साम्राज्य के। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। राजा रानी के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है। उसके बाद सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में आगे आते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासन करने आया था, ठीक है। तो उसकी और इनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मी था। समुद्रगुप्त की माता का नाम लक्ष्मी था। इसको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छे से याद रख लेना। फिर इसने जो है 9+12 राजाओं को हराया था। 9+12 राजाओं को इसने हराया था। तो 12 राजा थे जो थे वो दक्षिणावर्त थे। कौन से, दक्षिणावर्त कहा गया था 12 राजाओं को। और आर्यावर्त कहा गया किसको, 9 राजाओं को। तो जो दक्षिणावर्त थे वो दक्षिण के राजा थे, आर्यावर्त उत्तर के ऊपरी राजा थे, जिनको इसने हराकर अपना भारत पर साम्राज्य किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसी ने जो है कि तस्वीर बनवाई थी, छपवाया था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए का दृश्य किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने इसको बीड़ा बजाते हुए बनवाया था, क्योंकि ये संगीत का बहुत ही प्रेमी था, ठीक है। उसके बाद एक हरिसेन इसके दरबारी थे। कौन थे, हरिसेन दरबारी थे, जिन्होंने जो है प्रयाग प्रस्थ अभिलेख को लिखा था। प्रयाग प्रस्थ अभिलेख से इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। और यहीं से ये एक साहित्यिक स्रोत है, लिखित स्रोत है प्रयाग प्रस्थ, जिससे गुप्त साम्राज्य के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में अधिकांश जानकारी को मिलती है, ठीक है। जो कि प्रयाग प्रस्थ था, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसमें जो है कि समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस में है, प्रयाग प्रस्थ में दिया गया है। एक एरड़ अभिलेख है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि आपको एरड़ अभिलेख किस साम्राज्य से संबंधित है, या एरड़ अभिलेख किस राजा से संबंध रखता है। तो ये जो है कि समुद्रगुप्त से संबंध रखता है, गुप्त साम्राज्य से, जिसको जो है कि भानुगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था, भानुगुप्त ने लिखा था। मध्य प्रदेश के बेतवा नदी पर इसका जो है कि वर्णन मिलता है एरणगुप्त का। और ये इसमें जो है कि सती प्रथा का प्रचलित थी। इस समय क्या था, इसके समुद्रगुप्त के समय सती प्रथा का प्रचलन था, जो कि वहाँ एरणगुप्त में क्या दिया गया, इसका वर्णन दिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने चंद्रगुप्त द्वितीय पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन बनता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन बनने की अधिकांश संभावनाएं रहती हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण की थी, जिसमें एक थी साकिर उपाधि, ठीक है, दूसरी थी विक्रमांक उपाधि। एक साकिर उपाधि, दूसरी विक्रमांक, एक परम भागवत
और तीसरी एक विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य थे ये 14वें विक्रमादित्य थे, क्योंकि इससे पहले भी 13 विक्रमादित्यों की उपाधि दी जा चुकी थी। ठीक है, इसके बाद इनके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें प्रमुख थे कालिदास, जिन्होंने मेघदूत, रघुवंशम और जो अज्ञान शाकुंतलम की रचनाएं की थी उसी समय में। और ये अभिज्ञान शकुंतलम जो रचनाएं थी, यह पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कालिदास को जो है कि भारत का शेक्सपियर कहा गया है। इसको याद रख लेना, यहाँ से इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं बराहमिदीर। इनके दूसरे 9 रत्न थे जो खगोल से संबंधित रखते थे। उसके बाद इनके 9 रत्नों का वर्णन मैं लिख के लाया हूँ, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा अपने दर से। 9 में से कौन कौन से हैं? एक शंकु थे, एक श्रमणपकर हैं, एक अमर सिंह हैं, एक घटकपरक हैं, धर्मंतर राय और वरणचक्र और बेताल भट्ट। ठीक है, ये जो है कि इनके 9 रत्न थे। इनके बारे में आपको क्वेश्चन कम पूछता है, जिनसे पूछेगा वो 2 रहेंगे, कालिदास और वहीर मदीर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में, वहीर मदीर खगोल शास्त्र से संबंधित रखते थे और कालिदास की रचनाएं प्रमुख हैं, जिनको आप मेघदूत और जो रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जो इम्पोर्टेंट है, पहला ग्रंथ जिसको अनुवाद किया गया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी जो राजधानी इन्होंने जो बनाई थी। इन्होंने जो राजधानियों का वर्णन मिलता है, इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र और उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह इन्होंने वकाटक नरेश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किससे? इनकी एक पुत्र थी जिसका विवाह वकाटक नरेश के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और इनका जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम, जिसका विवाह इन्होंने काकुस्थ वर्मा की बेटी से किया था। ठीक है, और यही कुमारगुप्त आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद महरौली लौह स्थान जो है कि लिखवाया था संस्कृत में। महरौली लौह स्थान चंद्रगुप्त द्वितीय ने संस्कृत में अपनी वहाँ पर लिखवाया, जिसमें क्या वर्णन मिलता है? जिसमें चंद्र की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। किससे? चंद्रमा की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से किसमें की गई है? महरौली स्तंभ में की गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, महरौली स्तंभ में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त द्वारा लिखित बहुत ही साहित्य है, जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है ना। तो ये था हमारा गुप्त साम्राज्य के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रह जाता है वो ये है कि आर्यभट्ट इसी के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। और जिस समय पर आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का वर्णन किया था, जिसमें सूर्य सिद्धांत उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही थी। ठीक है, और वात्स्यायन भी इन्हीं के समय के रहे थे। वात्स्यायन इन्होंने कामसूत्र पुस्तक का लेखन किया था। ठीक है, वात्स्यायन ने। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वात्स्यायन पूछ लेता है कि वात्स्यायन पुस्तक किसके लेखक कौन है? कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वात्स्यायन। फाहियान जो चीनी यात्री था, ये इन्हीं के समय में आया। 399 ईस्वा पूर्व से 1400 ईस्वा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यहाँ भारत में रहा था, जो पैदल यात्रा करके भारत में आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, फा क्यों की, जो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका अनुवाद बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने संस्कृत में करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो गुप्त साम्राज्य से थे, जिसको आपको आसानी से याद हो गए होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद समझता हूँ। तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आता है, और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।